ड्रैप हो ना हो, लेकिन ये सारी जो ड्रैप सीरीज़ की वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वो पाकिस्तान के हर टेस्ट के लिए इंशाल्लाह आपके लिए इफेक्टिव है। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस हो, उन सब के लिए वो इफेक्टिव है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे कल परसों एक क्वेश्चन पूछा कि नेक्स्ट व्लॉग किस पे होना चाहिए, फूड पे, हेल्थ पे, फिटनेस पे या एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। तो 64% लोगों ने ये कहा कि जी वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो मैंने फिर एग्ज़ाम सीरीज़ के रिलेटेड रखी है। आज हम कुछ रिवाइज करेंगे फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लाइनर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मुख्तलिफ टेस्टों में मदद देंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि आपकी ग्रिप बढ़े फार्मास्यूटिक्स पे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं कुछ पॉइंट्स बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर याद भी रह जाएंगे। और एक बात और बताना चलूँ कि फार्मास्यूटिक्स की जो अथेंटिक बुक्स, जो हमेशा मैं कहता हूँ फ़िज़िकल फार्मेसी अगर आपने पढ़नी है तो पीयू के नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मार्टन हमेशा अच्छी रहती है, मैं उसका, लेकिन वो डिटेल उसमें बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए पीयू के नोट्स फ़िज़िकल फार्मेसी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। अग्रवाल भी बहुत अच्छी है, उसमें 3-4 चैप्टर बड़े अच्छे लिखे हैं। इसी तरह जब भी फार्मास्यूटिक्स की बात होगी तो डोजेज फार्म जो है उसके लिए एंसल लाजमी पढ़ें। और अगर आपने बहुत अच्छी ग्रिप रखनी है तो फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको सीपीआर का चैप्टर नंबर 2 भी लाजमी करना है, 8th एडिशन का। उसमें सारी सस्पेंशन, इमल्शन, सीरप सब कुछ लिखा हुआ है। इस तरह फार्मास्यूटिक्स को अगर कंटिन्यू करते चलें तो कम्युनिटी डिस्पेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी डिस्पेंसिंग के अंदर मैं यही कूपर एंड गन्स बड़ी अच्छी बुक है। इसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए पीयू के अथेंटिक नोट्स मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लैकमैन पढ़ना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यूसी के भी पीयू के बहुत अच्छे नोट्स मौजूद हैं, बिल्कुल कम्पैक्ट नोट्स हैं, वो आप लाजमी तौर पे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो आगे आ जाती है आपके पास फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। वो मिक्स सब्जेक्ट है, नायोसोम्स, लाइपोसोम, टेबलेट कोटिंग, वो आप किसी भी बुक से कर लें, लैकमैन से कर लें, या मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि वो आपने कहाँ से करना है, लेकिन मैं उसमें भी अच्छे नोट्स पीयू के मौजूद हैं जो कवर करते हैं। लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। तो गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो गाइस सबसे पहले नोट कर लें कि जो ट्विन्स हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाती हैं, जबकि स्पैन्स जो हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं। तो ट्विन्स जो हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ड्रग की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से नंबर 1 लिपिड सॉल्युबिलिटी है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, पोलैरिटी है, मॉलिक्यूलर साइज है। इन चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है वो बहुत डिपेंडेंट है। उसके बाद द रेट ऑफ ऑर्डर the rate of zero order reaction is independent of concentration। ज़ीरो ऑर्डर जो है इंडिपेंडेंट है कंसनट्रेशन पे, इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर हैं वो डिपेंडेंट हैं कंसनट्रेशन पे। अच्छा ज़ाहिर है मैं सारे पॉइंट्स तो याद नहीं रख सकता, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो अभी तक हमने 3 MCQs देखे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने देखा है कि वो ट्विन्स जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाती हैं, स्पैन्स जो है वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज़ पे, उसके बाद लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे, पोलैरिटी पे। और द रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन, वो कंसनट्रेशन पे इनके इंडिपेंडेंट होता है उस पर। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास स्पैन्स एंड ट्विन्स जो है, ट्विन्स आर पोली ऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं। पोली PULY पोली ऑक्सीलीन OXYAL ऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं स्पैन्स एंड ट्विन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें कि लिडोकेन HCl इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली बिकॉज इट इज़ इनइफेक्टिव बाय दिस रूट। लिडोकेन आप जानते हैं यूजुअली हम टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं, ओरली देंगे तो ये इफेक्टिव जो है वो नहीं होती। द 2 मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स डेट आर यूजुअली मॉडिफाइड बाय कम्प्लेक्सेशन। कोई ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ जिनको हम कम्प्लेक्सेशन के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं ड्रग्स की, वो है जी स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी को जो है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्प्लेक्सेशन। इसके बाद गाइस एक टर्म आती है REM, REM, रेडियो फार्मेसी के अंदर REM, REM। इससे स्टैंड्स फॉर रोइंगटन इक्विवेलेंट मैन। रोइंगटन इक्विवेलेंट मैन इसका इससे बनता है।
और आगे अगर हम और चलते चले जाएं जल्दी से कि विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स अंडर गो मार्क्ड हाइड्रोलिसिस इन द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के अंदर कौन सी ड्रग्स है जिनकी बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होती है, तो उसमें पेंसिलिन जी जो है वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये आप अपने जहन में रखिएगा कि ये आपको अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। सॉल्यूशंस दैट कंटेन बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स रखते हैं, मस्ट बी डाइल्यूटेड बियॉन्ड द बैक्टीरियोस्टैटिक लेवल फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट, उनको डाइल्यूट आपने लाजमी कर लेना है बियॉन्ड द बैक्टीरियोस्टैटिक लेवल फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए आपने उनको लाजमी तौर पे ऐसे करने से ज़रा पेज भी आगे चेंज हो जाता है। तो आगे जनाब गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे फिर चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू, ये आप जानते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के, इसका फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ का। उसके बाद अगर मैं और आगे चलता जाऊँ और आपको बताता चाहूँ, मोस्ट ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स इन द जीआई ट्रैक्ट इज़ हाइड्रोलिसिस, ये आप जानते हैं। जितनी भी हमारी ईस्टर अमाइड्स और लैक्टम ड्रग्स होती हैं वो दे आर वेरी प्रोन टू डिग्रेडेशन, और उसमें मोस्टली हाइड्रोलिसिस होती है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। बफर इक्वेशन जो है हमारे पास वो बन जाती है हेंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन, बफर इक्वेशन होती है। और जो इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स को देखती है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। और रेट ऑफ डिसोल्यूशन को जो इक्वेशन देखती है वो नाइस विटनी इक्वेशन होती है। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में जो मैस कन्वर्जन्स होती हैं उसे लॉ ऑफ मैस एक्शन देखता है। और मेम्ब्रेन ड्रग्स का प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है उसको फिक्स लॉ जो है वो देखता है। उसके बाद गाइस अगर हम आगे मज़ीद फर्दर चलते जाएं तो विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर पाथवे और टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से पाथवे हैं, इनमें से जो एक नहीं है। तो याद रखें डीएमिनेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और कॉन्जुगेशन, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन के पाथवेज हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पाथवे नहीं है। रिडक्शन बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पाथवे है, डीएमिनेशन भी है, हाइड्रोलिसिस भी है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है वो बिल्कुल भी पाथवे नहीं है। टू कैलकुलेट अ लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना लाजमी है। टू कैलकुलेट अ लोडिंग डोज वन मस्ट डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ distribution, that is very important in most biotransformation reactions the metabolite of drug, अगर जितने भी biotransformation reactions होते हैं उसमें जो metabolite होता है ड्रग का is more polar than the parent compound, वो parent compound से ज़्यादा polar होता है। आगे ये MCQ आ जाता है, convert 60 grams to grains, 60 ग्राम्स को ग्रेन्स में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें 15.4 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। 15.4 ग्रेन्स हो तो 1 ग्राम होता है। तो अब हमने 60 ग्राम्स को करना है तो हम 60 को ज़रब दे लेंगे 15.4 से, तो हो जाएगा 924 ग्रेन्स, यानी 60 ग्राम जो है वो कितने ग्रेन्स के इक्वल होता है, 924 ग्रेन्स के। वो क्योंकि 15.4 ग्रेन्स होते हैं 1 ग्राम के इक्वल, और 15.4 को हमने ज़रब दे दी है 60 से, क्योंकि 60 ग्राम को हमें देखना तो हो गया 924 ग्राम। आगे गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट। जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट को फॉलो करता है। द HLB सिस्टम इज़ यूज टू क्लासीफाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है। सर्फेक्टेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए HLB वैल्यू यूज होती है। अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी सिमिलर टू हीलियम एटम्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम एटम्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसके बाद द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस टैबलेट्स, कंप्रेस टैबलेट में जो बहुत कॉमन डिसइंटीग्रेटर यूज होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, दैट इज स्टार्च। उसके बाद अगर हम और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते चले जाएं फार्मास्यूटिक्स का, तो टैबलेट हार्डनेस रेंज जो है वो 3.5 to 7 kg होती है। एंटीडोट ऑफ हेपरिन ओवरडोज आप सब लोग जानते हैं, प्रोटामीन सल्फेट है। इसके बाद गाइस अगर हम आगे फर्दर चलते चले जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग में भी यूज एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास डेक्स्ट्रन्स होते हैं। और याद रखें ये इनर्ट होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। डेक्स्ट्रन्स और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, तो ये मुझे सर्विसेज के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। महमूद अयाज साहब ने सवाल पूछा था। तो PPM जब जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसके अलावा GMP जो रेगुलेशंस होती हैं US FDA प्राइमरली अप्लाई टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई होती हैं। pH इज इक्वलेंट टू pKa एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में pH इज इक्वल टू pKa होती है। उसके बाद गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर सैलिसिलिक एसिड जो है
केराटोलिटिक एजेंट है, सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल। पैराडॉक्सिन का दूसरा नाम विटामिन B6 है, आप लोग जानते हैं। विटामिन के इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन B12 में जो होता है वो हमारे पास कोबाल्ट होता है। उसके बाद अनदर नेम फॉर पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा नाम, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स का दूसरा नाम होता है कार्बोवैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 ml, 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml एंड 1 डेजर्ट स्पून इज इक्वल टू 20 ml। यू नो ऑल दैट। उसके बाद फर्दर हमें इंपॉर्टेंट MCQs अगर हम देखते चले जाएं तो विच आर द फॉलोइंग आइन प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग कन्वल्शंस को बचाने के लिए कौन सा आइन इंपॉर्टेंट है? डेट इज मैग्नीशियम। द केमिकल सब्सटेंस यूज कॉमनली इन रनिंग ए GI सीरीज। एक GI सीरीज टेस्ट होता है, उसके लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज होती है डेट इज बेरियम सल्फेट। ये भी एक दफ़ा MCQ आया है किसी टेस्ट में। उसके बाद डीनेचर ऑफ इमल्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन। डीनेचरेशन अगर ड्रग्स इमल्शन की हो जाए तो उनमें इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन देखी जाती है। फ्रीज ड्राइंग इज बेस्ड ऑन सब्लिमेशन, आप जानते हैं। फ्रीज ड्राइंग का दूसरा नाम लाइफोलाइजेशन है। इसके अलावा द मोस्ट प्रेवलेंट कमर्शियल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जो है हमारे पास वो बन जाती है टैबलेट्स। ये MCQ आ जाता है। तो मोस्ट कमर्शियल अवेलेबल जो हमारे पास हैं वो टैबलेट्स हैं। वो कितनी है? 75% टैबलेट्स हैं। सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल 2% बनते हैं और 23% हार्ड जेलाटिन कैप्सूल्स होते हैं। तो ये अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म में देखें तो 75% टैबलेट्स, 2% आपकी हो गई सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल, ये हो गए 77 और 23% हार्ड जेलाटिन कैप्सूल्स जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद जनाब विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग एमल्सीफायर। अच्छा, नेचुरली अकरिंग हमारे पास आप जानते हैं अकेशिया है, कोलेस्ट्रॉल है, जेलाटिन है, ट्रैगागिन नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं। लेकिन वी गम इज नॉट अ नेचुरल एमल्सीफायर, दैट इज अ सिंथेटिक हाइड्रोफिलिक थिकनर। सिंथेटिक हाइड्रोफिलिक थिकनर है। द पर्पज ऑफ सॉर्बिटोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ सॉलिड सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल, आप जानते हैं कि सॉर्बिटोल जो है हमारे पास प्लास्टिसाइजर है। इसमें दूसरा यानी हार्ड जेलाटिन कैप्सूल का साइज रेंज देख लें तो लार्जेस्ट 000 होता है, लार्जेस्ट 000 है। उसके बाद 00 है, फिर सिंगल 0 है, फिर 1 2 3 4 और द स्मॉलेस्ट जो है वो 5 है हार्ड जेलाटिन कैप्सूल और लार्जेस्ट जो है वो 000 है। ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, ऑइंटमेंट्स आर टिपिकली यूज्ड है। ऑइंटमेंट कैसे यूज़ होती हैं? इमोलिएंट के तौर पे यूज़ होती हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर्स के तौर पे यूज़ होती हैं, व्हीकल फॉर अप्लाइंग ड्रग्स के तौर पे भी ये यूज़ होती हैं। ए ह्यूमक्टेंट रिटार्ड, ह्यूमक्टेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या रिटार्ड करता है? वो बेसिकली सरफेस एवेपोरेशन को कम करता है और इसकी कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइसरीन। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारे MCQs जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैं कह सकता हूँ कि आपको लाजमी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको हम लाजमी तौर पे यूज़ करें। तो गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं कि जी अगला MCQ हम जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस आगे हम नाइस विटनी का जिक्र कर चुके हैं। डिसोल्यूशन रेट को जो है ये हमें बताती है। स्टार्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पेस्ट कैन सर्व एज ए बाइंडर। स्टार्च को अगर हम पेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये बाइंडर है। इट आल्सो एग्जिबिट्स ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प विद डिसइंटीग्रेशन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स। जब ये बॉडी फ्लूइड्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो डिसइंटीग्रेंट का भी काम करती है और ग्लाइडेंट का काम भी इसका है। लेकिन अगर पेस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो स्टार्च व्हेन यूज्ड एज ए पेस्ट इज अ बाइंडर। जी बिल्कुल, बड़ी ही सिंपल और सीधी सी बात आप बता दी। गम्स आर इफेक्टिवली ओनली एज बाइंडर्स। गम्स जितनी भी होती हैं वो बाइंडर के तौर पे ही जो है इफेक्ट करती हैं, ज़्यादा अच्छा इनका इफेक्ट जो है वो देखा गया। सो वैनिशिंग क्रीम्स आर इमल्शन बेसिस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप। वैनिशिंग क्रीम जो होती हैं ऑयल इन वाटर टाइप होती हैं और जो कोल्ड क्रीम होती हैं वो जो हमारे पास है कोल्ड क्रीम जो होती हैं वो वाटर इन ऑयल होती हैं। ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो कोल्ड क्रीम होती है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो वो वाटर इन ऑयल है, जबकि वैनिशिंग क्रीम जो हमारे पास होती हैं वो ऑयल इन वाटर है। तो इसके बाद गाइस आगे फर्दर MCQs अगर हम देखते चले जाएं। इथाइलिन ग्लाइकोल में ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड। इथाइलिन ऑक्साइड की अगर ऑक्सीडेशन की जाए तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है विच इज़ वेरी कोरेसिव एंड क्वाइट टॉक्सिक। ये आप लोग जानते हैं। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट इट इज़ वाटर सॉल्युबल। ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है।
इसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं लेविगेटिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, तो वो मिनरल ऑयल है। एक्ट्स ओनली बाय लुब्रिकेटिंग द जीआईटी ट्रैक्ट को जो है ये लुब्रिकेट भी करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके बाद जो फेराटिन है, माइसल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, फेराटिन जो है ये माइसल होती है फेरिक हाइड्रोक्सी फॉस्फेट की। उसके बाद अगर हम और आगे देखते चले जाएं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो HLB स्टैंड फॉर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ये आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद विटामिन A, D, E, K फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा बाकी सारे जो विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल कंसीडर होते हैं। उसके बाद द मोस्ट इफेक्टिव स्लाइन लेग्जेटिव आर मैग्नीशियम एंड सल्फेट आइंस। बिल्कुल स्लाइन लेग्जेटिव जो सबसे इफेक्टिव है वो मैग्नीशियम आइंस हैं और सल्फेट आइंस हैं, विच आर डाईबेसिक एंड रिलेटिवली नॉन अब्जॉर्बेबल। ये डाईबेसिक हैं और नॉन अब्जॉर्बेबल हैं। कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड सल्फेट आइंस। उसके बाद जनाब अगर हम आगे देखते चले जाएं कि हमारे पास फर्दर इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आते चले जा रहे हैं, उसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डैट इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। हम बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ़ सल्यूट्स जो है उसकी कंसनट्रेशन बताती है और नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ सल्यूट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बताती है। और इसके नाम जो आप जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको इसमें बताता चलूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का, कि इसका लाजमी तौर पे एक एमसीक्यू आ जाता है कि केबी क्या है। केबी बेसिकली मोलर कांस्टेंट है। तो आगे गाइस हम और जल्दी से कोई एमसीक्यू देख लें ताकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो सके। तो गाइस आगे एक इंतहाई मैं आपको अथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ कि जितने भी फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, वो 2 किताबों से बनते हैं। एक तो क्लियर कट याद रख ले कि पहले 8 चैप्टर जो हैं वो अपने लाजमी पढ़ लेने हैं, CPR के बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। और एक अपलेटन के अंदर फार्मेसी के नाम से सेक्शन है, उसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, या फार्मेकोकाइनेटिक्स के नाम से भी मौजूद है, उससे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। वो आप लाजमी एमसीक्यूज़ देख लें, उनकी ऑप्शंस को भी जो है वो आप नेगलेक्ट ना करें और उनको सारी ऑप्शंस को पढ़ लें। बैक पे उनकी डिटेल्ड आंसर्स दिए होते हैं, वो भी आप लाजमी तौर पे देख लें। तो आगे गाइस अगर हम चलें कि थियोब्रोमा ऑयल इज़ ए सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। थियोब्रोमा ऑयल जो है वो आपको पता स्पोस्ट्री बेस होती है और वो सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में। और ऑकुलस सिनस्टार मीन्स लेफ़्ट आई, इसको हम कहते हैं। अगर हम विगरस शेकिंग करें प्रोटीन सॉल्यूशंस की, तो उससे हमें जो है हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद गाइस अगर आपको और इम्पोर्टेंट बातें बताता चलूँ तो वो ये है कि हमारी जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है रियोलॉजी। जैसे बेसिकली रियो मीन्स टू फ्लो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लो होता है एक, और बाकी जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो उसमें 3 टाइप्स होती हैं। वो मैं एक डिटेल्ड फार्मास्यूटिक्स की वीडियो में डायग्राम्स के साथ बता चुका हूँ, ग्राफ समझा चुका हूँ। अगर आप फार्मास्यूटिक्स की मेरी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने पूरे ग्राफ समझाए थे जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि नॉन न्यूटोनियन के अंदर सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लो और प्लास्टिक फ्लो क्या होता है। थिक्सोट्रॉफी का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पे, एंटी थिक्सोट्रॉफी का ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, रियोपैक्सी का ग्राफ जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी ड्रैप सीरीज़ की वीडियोस पड़ी हैं। अच्छा, ये ड्रैप सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि अब ड्रैप नहीं हो रहा तो जी हम ये नहीं पढ़ सकते। ड्रैप बेशक नहीं हो रहा, लेकिन ये सारी जब भी होगा ये सारी वीडियोस हर किस्म के टेस्ट के लिए मुफीद हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, फार्मास्यूटिक्स को हम उतना ज़्यादा कवर नहीं कर सके, लेकिन मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्लेटन आप लाजमी तौर पे देख लें, इसके अलावा CPR को देख लें, और एक और बुक है मैं इधर से उठा लूँ, हाँ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये वाली बुक जो है अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है, मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर आप इसको देख लें, इसके अंदर भी फार्मास्यूटिक्स के, फार्माकोलॉजी के और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के MCQs मौजूद हैं। अच्छा, आप अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मतलब मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आपने बुक्स पढ़नी है, MCQ बुक्स को प्रेफर नहीं करना, लेकिन कुछ अथेंटिक बुक्स होती हैं वो आप कर लें। जैसे प्लेटन है, जैसे ये भी प्लेटन सीरीज़ की AL की रिव्यू की बुक है। इसी तरह फार्माकोलॉजी की बुक्स होती हैं,
फार्मास्यूटिक्स की बुक्स हैं कोई जिसकी, वो आप लाजमी पढ़ लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से MCQ आते हैं, लेकिन इससे आपकी ग्रिप बढ़ती है। इनके बैक MCQs, इनके जो MCQs होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, आप उनको अगर पढ़ें तो आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो और भी बहुत सारी फार्मास्यूटिक्स है, अब ज़ाहिर है इतनी डिटेल नहीं हो सकती, तो उसको मैं किसी अगले यूनिट में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आज आपने बहुत से पॉइंट्स सीखे होंगे, हो सके तो इनको नोट फरमा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।